हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है सोशल कंट्रोल यानी सामाजिक नियंत्रण। और ये टॉपिक आपके समक्ष जो है हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेंगे, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम के बच्चों के लिए। आज हम सोशल कंट्रोल यानी सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत हर एक बात का एनालाइज करेंगे, समझेंगे, जानेंगे और इसकी जो है हर एक पहलू पर विचार करेंगे। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा हर एक क्लास के बच्चों के लिए जिनके सिलेबस में सोशल कंट्रोल है यानी सामाजिक नियंत्रण है, उनके लिए टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए जिनके सिलेबस में ये टॉपिक है। ये छोटे क्लास से लेकर बड़े क्लास के बच्चों तक काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हमारा आज का टॉपिक है सामाजिक नियंत्रण यानी सोशल कंट्रोल, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, समाज है तो समाज में ऐसे रूल रेगुलेशन भी बने हुए हैं जिसमें व्यक्तियों को नियंत्रण में रखा जा सके, क्योंकि अगर हम नियंत्रण में किसी व्यक्ति को नहीं रखेंगे तो वो अपना मनमर्जी करेगा और समाज में अराजकता फैलाएगा। इससे समाज का भी हनन होगा और मानव जाति का भी होगा। इसलिए सामाजिक नियंत्रण काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है समाज के लिए, क्योंकि जो समाजशास्त्र पढ़ते हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो सकता है। देखा जाए तो सामाजिक नियंत्रण शब्द उस सामाजिक प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है जिसके द्वारा व्यक्ति या समूह के व्यवहारों को नियंत्रित किया जाता है। यानी सामाजिक नियंत्रण का अर्थ ही होता है कि व्यक्तियों पर, उसके व्यवहारों पर नियंत्रण पाना। समाज मनुष्य का एक सामंजस्यपूर्ण संगठन है, क्योंकि आप देखोगे कि समाज में कई प्रकार के लोग रहते हैं और सबकी अपनी अपनी इच्छाएं, अपने अपने महत्वाकांक्षाएं होती हैं और उनके बारे में समझना एक बहुत ही दुष्कर्म कार्य होता है। उसी अनुसार अपने कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। समाज में रह रहे हर व्यक्तियों से यही इच्छा रखी जाती है कि वो अपने कार्य को दायरे में रह के करे। अस्तित्व और प्रगति के लिए समाज को अपने सदस्यों पर कुछ नियंत्रण रखना ही पड़ता है। अगर हम उन व्यक्तियों पर अगर नियंत्रण न रखें तो ना तो उसका अस्तित्व रहेगा और न ही उसकी प्रगति होगी। आपने देखा होगा जो क्रिमिनल वर्ड से लोग होते हैं उनकी जीवन बहुत ही दुखदायक परिस्थिति से गुजरता है, क्योंकि उनको हर समय डर रहता है कि कब हम पकड़े गए, कब हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। अगर ऐसे कामों से अगर हमें दूर करना है तो सामाजिक नियंत्रण ही हमें काम आ सकता है। समाज से हमें डरना चाहिए और गलत कार्य को कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखा जाए उसमें बेशक ही आपको एक बार में पैसे मिल जाएंगे, बट वो पैसे किसी काम के नहीं रहेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, पैसे का अर्थ ये होता है कि आपको समाज में इज्जत भरा जीवन जीने के लिए विवश करे। कहते हैं वो व्यक्ति का जीवन कुछ भी जीवन नहीं होता है जो दर भटक भटक के जीते हैं। बेशक ही उनके पास पैसे होते हैं, लेकिन कहते हैं ना, लोग के डर से, समाज के डर से वो जीवन जो है भाग भाग के जीते हैं। तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, ऐसे व्यक्ति तब बनते हैं जब समाज का नियंत्रण खो जाता है। इसलिए समाज का नियंत्रण होना उस व्यक्ति पे काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। देखा जाए ऐसे नियंत्रण को सामाजिक नियंत्रण कहा जाता है जो लोगों पे लगाई जाती है। फलस्वरूप सामाजिक नियंत्रण किसी भी समाज की व्यापक विशेषता हो सकती है। कोई भी समाज हो उसमें नियंत्रण होना काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है। सामाजिक नियंत्रण व्यक्तियों और समूहों के अवांछित व्यवहार पर लगाम लगाने में मदद करता है। देखिए, समाज में अगर कोई व्यक्ति गलत करता है या गलत होता है तो समाज उसको सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत उस पर लगाम लगाता है और उसको सही व्यवहार करने के लिए विवश किया जाता है। और देखा जाए तो यह एक प्रभाव है जिसका उपयोग समाज समग्र रूप से समूह कल्याण को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। तो बात तो सही है, अगर कोई व्यक्ति समाज में गलत कर रहा है तो समाज के हर एक क्षेत्र पे जो है उसका प्रभाव पड़ेगा। अगर उस व्यक्ति को समय रहते अगर समाज के रूपों में न ढाला गया, समाज के अंतर्गत न चलाया गया,
तो वो व्यक्ति या तो विघटित हो जाएगा या समाज को विघटित कर देगा। सामाजिक नियंत्रण एक समाज से दूसरे समाज में भिन्न होता है। ये बात सही है कि सामाजिक नियंत्रण एक समाज से दूसरे समाज में भिन्न होता है, क्योंकि जैसा समाज वैसा उसका सामाजिक नियंत्रण होता है, क्योंकि प्रत्येक समाज के अपने नियम और मापदंड होते हैं। आप किसी भी समाज में चले जाओ, उनके अपने रूल रेगुलेशन होंगे, अपने नियम होंगे, अपने मापदंड होंगे। विभिन्न प्रकार के समाज जैसे व्यक्तिवादी समाज या सामूहिक समाज भी अपने सदस्यों को अलग अलग अपेक्षा भूमिका होती है। तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि सभी समाजों में हर व्यक्तियों से कुछ अपेक्षा रखी जाती है, यानी समाज में आपको रहते हुए आपको जो भूमिका दी गई है उसको सही रूप से पालन करना है और उसी जो भूमिका को निभाना है। अगर आप अपनी भूमिकाओं को छोड़ के, यानी समाज जो अपेक्षा करता है आपसे, अगर उसको छोड़ के अगर कोई गलत करते हो तो समाज हमेशा आपको दंडित करेगी, और दंडित कई रूपों से किया जा सकता है। भारतीय संस्कृति मूल्य और जीवन के सामान्य मानक पश्चिम व्यक्तिवाद समाज से भिन्न है, क्योंकि आपको पता होगा कि पश्चिम देश की सभ्यता अलग है और भारतीय संस्कृति का मूल्य अलग है। हम बेशक लिए आज पश्चिम व्यक्तिवाद समाज के जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो समाज हमारे लिए कभी भी उपयुक्त नहीं है। देखा जाए तो इसलिए दोनों समाजों में सामाजिक नियंत्रण के पैटर्न अलग अलग है, क्योंकि अलग अलग रूल रेगुलेशन है, अलग अलग जीवन शैली है, तो नियंत्रण करने के पैटर्न भी अलग अलग ही हैं। हम समाजीकरण पर जोर देते हैं, जबकि तकनीकी रूप से उन्नत पश्चिमी समाज व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर ध्यान केंद्रित करता है। हमारा ये जोर होता है कि हम समाज को नियंत्रण करें, समाज को हम समाजीकरण पर जोर देते हैं, लेकिन पश्चिमी सभ्यता में ऐसा नहीं होता है। पश्चिम सभ्यता में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर काफ़ी ध्यान दिया जाता है और व्यक्तियों के समाज में जो है क्या उसकी रोल होगा, इस बात पे जो है ध्यान केंद्रित किया जाता है। सामाजिक नियंत्रण सामाजिक मांगों के अनुसार रीति रिवाजों, परंपराओं, रीति रिवाज एवं नियमों एवं उपनियमों पर विचार करता है। यानी देखा जाए तो सामाजिक नियंत्रण सामाजिक मांगों के अनुसार परंपराओं, रीति रिवाज, नियमों और उपनियमों पर जो है विचार करता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तदनुसार उस समाज विशेष में परिवार व्यवस्था, विवाह व्यवस्था, सकारात्मक एवं नकारात्मक रूढ़ियाँ, धर्म एवं शिक्षा प्रणाली विकसित होती है। अगर देखा जाए जब तक समाज को हम कंट्रोल नहीं करेंगे, समाज आपके नियंत्रण में नहीं रहेगा और समाज के नियंत्रण में व्यक्ति नहीं रहेगा, तो देखा जाए तो इससे ये होगा कि परिवार में विवाह व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, सकारात्मक नकारात्मक रूढ़वादी धर्म एवं शिक्षा प्रणाली विकसित नहीं हो पाएंगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि समाज में जो है सही पहलुओं का जो है सिमरन करना और सही पहलुओं को लेके आना काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये सारे कार्य तभी हो सकते हैं जब सामाजिक नियंत्रण हो। उस विशेष समाज के सदस्यों के उन प्रणालियों का अनुरूप होना चाहिए। समाज उस विशेष समाज के लिए उचित सामाजिक नियंत्रण विकसित करता है। यानी देखा जाए तो आपको जिस समाज में जो है अस्तित्व मिली है, जिस समाज से आप बिलोंग करते हो, उस समाज के रूल रेगुलेशन को पालन करना आपका प्रथम दायित्व बन जाता है, क्योंकि उसी रूल रेगुलेशन से आगे अपना जीवन यापन कर सकते हो या आपका वहाँ पर जो है प्रगति सुनिश्चित हो सकती है। सामाजिक नियंत्रण सिद्धांत का प्रस्ताव है कि समाजीकरण और सामाजिक शिक्षा की प्रक्रिया का शोषण करने से आत्मनियंत्रण बनता है। तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि सामाजिक नियंत्रण सिद्धांत प्रस्ताव ये करता है कि समाजीकरण और सामाजिक शिक्षा की प्रक्रिया का शोषण करने से, अगर हम शिक्षाओं की प्रक्रियाओं का शोषण करते हैं, सामाजिक शिक्षाओं की प्रक्रिया का शोषण करते हैं, तो आत्मनियंत्रण बनता है और असामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त व्यवहारों में शामिल होने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। अगर हमें समाज में ऐसे लोगों की कमी करना है जो गलत प्रवृत्तियों का अनुसरण करते हैं, तो हमें जो है शिक्षा का सहारा लेना पड़ेगा।
और एक शिक्षा ही है जिससे जो है हम समाज में फैल रही बुराइयों पर जो है प्रकाश डाल सकते हैं और सच्चाई को उज्जवल कर सकते हैं। यह अपराध के कार्यवादी सिद्धांतों से लिया गया है और इसे इवान नी द्वारा 1958 द्वारा विकसित किया गया था, जिन्होंने प्रस्तावित किया था कि नियंत्रण 3 प्रकार के होते हैं। यानी देखा जाए तो इवान नी ने काफ़ी महत्वपूर्ण बात को यहाँ पर जो है उजागर करने की कोशिश किया और इसको 3 भागों में बांटा। एक और प्रथम भाग प्रत्यक्ष नियंत्रण, जिसके द्वारा गलत व्यवहारों के लिए सज़ा की धमकी दी जाती है। अगर आप समाज में गलत करते हो तो आपको जो है सज़ा देने की बात कही जाती है। यह लागू भी की जाती है और अनुपालन को माता पिता, परिवार और प्राधिकारियों पर पुरस्कृत किया जाता है। अगर आपने सही किया है, अच्छा किया है, अगर आपने सिस्टमैटिक समाज में रह के किया है तो आपको जो है पुरस्कृत भी किया जाएगा, यानी रिवॉर्ड भी दी जाएगी। तो जर्नल सी बात है, जैसे आपका समाज में गतिविधियां होगी उसी प्रकार का जो है आपको जो है सज़ा मिलेगी या पुरस्कार मिलेगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है प्रत्यक्ष जो है नियंत्रण। उसके पश्चात आता है अप्रत्यक्ष नियंत्रण। उन लोगों के साथ पहचान करके जो व्यवहार को प्रभावित करते हैं, यानी उन लोगों को हमने पहचानना है जो समाज के व्यवहारों को प्रभावित करते हैं, क्योंकि उनके आपराधिक कृत्य से माता पिता और अन्य लोगों को पीड़ा और निराशा भी हो सकती है जिनके साथ उनके करीबी रिश्तेदार हैं। तो देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अप्रत्यक्ष से यही होता है कि अगर कोई व्यक्ति गलत करता है समाज में तो उसके कारण उसके माता पिता, उसके करीबी रिश्तेदारों को प्रॉब्लम हो सकती है और कभी कभी इनके डर के कारण भी व्यक्ति जो है अपराधी कृत्य को छोड़ भी देता है, क्योंकि हो सकता है कि उससे जो है उस व्यवहारों को वो न सह पाए। तो कहते हैं ये अप्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। उसके बाद हम बात करें तीसरी नियंत्रण की, जो आंतरिक नियंत्रण है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आंतरिक नियंत्रण बताता है कि आंतरिक नियंत्रण एक प्रक्रिया है जो किसी इकाई के निर्देशक मंडल, प्रबंधन और अन्य कर्मियों द्वारा प्रभावित होती है। यानी आंतरिक नियंत्रण जो होता है ये निर्देशक मंडल, प्रबंधन और अन्य कर्मियों के द्वारा प्रभावित होता है। यानी मैनेजमेंट जो है इसको कंट्रोल करती है। जैसे आप कहीं जॉब करते हो तो वहाँ के जो मैनेजमेंट है वो आपको आंतरिक रूप से नियंत्रण करता है और आपका व्यवहार जो है कंपनी के व्यवहार के साथ मिलाने की कोशिश किया जाता है। इसे उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, यानी आपको जो है उसी रूप में ढाला जाता है और यह जानकारी विश्वसनीय, सटीक और समय पर है। कहते हैं लागू कानूनों, विनियमों, अनुबंधों, नीतियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन इसमें सम्मिलित है। तो आंतरिक नियंत्रण काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। सामाजिक नियंत्रण सिद्धांत का प्रस्ताव है कि लोगों के रिश्तों, प्रतिबद्धताओं, मूल्य, मापदंड और विश्वास उन्हें कानून न तोड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। क्योंकि देखा जाए तो बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि सामाजिक नियंत्रण, यानी समाज का अगर नियंत्रण हो तो लोगों के रिश्ते, प्रतिबद्धताएं, मूल्य और मापदंड और विश्वास इन्हें कानून न तोड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और इस प्रकार यदि नैतिक संहिताओं को आंतरिक बना दिया जाता है और व्यक्तियों को उनके व्यापक समुदाय में बांध दिया जाता है। देखिए, जब तक कोई व्यक्ति समाज के बंधनों में नहीं बनता है तब तक जो है सामाजिक नियंत्रण जो है पूरी तरह सशक्त नहीं हो सकता है और इसमें उनकी हिस्सेदारी होती है जो स्वच्छ और पथभ्रष्ट कार्य करने के लिए अपनी प्रवृत्तियों को सीमित कर देंगे। यानी देखा जाए सामाजिक नियंत्रण होगा तो व्यक्ति जो हैं जो गलत कार्य कर रहे होते हैं वो अपनी प्रवृत्तियों को कम करेंगे, जिससे समाज में उस व्यक्ति का भी सम्मान बने और उनके माता पिता को भी जो है लोग किसी प्रकार का प्रताड़ना न दें। तो सामाजिक नियंत्रण होना
काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो आज हमारे समाज में सामाजिक नियंत्रण खत्म होते चले जा रहे हैं, लेकिन आने वाला समय में सामाजिक नियंत्रण ही समाज को जो है एक नया रूप और एक नया दिशा दे सकता है। सिद्धांत उन तरीकों को समझने का प्रयास करता है जिससे व्यक्तियों में आपराधिकता विकसित होने की संभावना को कम करना संभव है। देखिए, सामाजिक नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है और ऐसा सिद्धांत विकसित करता है जिसके कारण व्यक्तियों में जो आपराधिकता विकसित होने लग जाती है उसकी संभावनाओं को कम कर देती है। एक बात मैं आपको डायरेक्टली बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने बच्चों को नहीं समझाइएगा स्टार्टिंग से, अगर उस पर जो है हर बातों को इग्नोर करते जाइएगा, तो आपके बच्चे एक समय ऐसा आएगा जब आपकी बातों को जो है बिल्कुल ही अनदेखा कर देगा और वो अपराधी गतिविधियों में सम्मिलित हो जाएगा। क्योंकि जब तक सामाजिक नियंत्रण का अर्थ ही यही होता है कि अगर कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसको जो है दंड भी दिया जाए और कोई अच्छा कर रहा है तो उसको पुरस्कृत भी किया जाए। दंड देने से गलती करने की जो है संभावना कम हो जाती है और रिवॉर्ड देने से जो अच्छे काम करते हैं वो काम वो बरकरार रखेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो है सामाजिक नियंत्रण काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। अगर आप के बच्चे गलत करते हैं, अगर आप नहीं समझाते हो तो आने वाला समय में वो गलत रास्तों का जो है अनुसरण कर लेंगे और यह प्रत्येक मुद्दे पर विचार नहीं करता है। देखा जाए तो बच्चे जो है हर एक बातों पर विचार नहीं करते हैं, केवल यह बताते हैं कि मनुष्य गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला में से होना चुन सकता है जब तक कि सीमा सामाजिकरण और सामाजिक सीखने की प्रक्रिया द्वारा सीमित न हो। यानी देखा जाए तो बच्चे जो होते हैं सारी बातें जो है अपने माता पिता से नहीं सीखते हैं, वो अपने आस पड़ोस समाज से भी बहुत कुछ सीखते हैं। अगर आप गलत समाज में हो, गलत प्रवृत्तियों के समाज में रहते हो तो आपके बच्चे भी उसी प्रकार के बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि लोग उसी समाज को अच्छा मानते हैं जहाँ पर सब कुछ नियंत्रण में होता है और लोग भी ऐसे ही समाज में रहना भी चाहते हैं क्योंकि वो अपने बच्चों को गलत रास्ते पर जाते नहीं देख सकते। यह सिद्धांत लेविथान में दर्शाए गए मानव स्वभाव के हर्विन्सन दृष्टिकोण से निकाला है, अर्थात सभी विकल्प लोगों के बीच निहित सामाजिक अनुबंधों, समझौते और व्यवस्थाओं द्वारा वर्धित होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि सारी बातें जो है सामाजिक अनुबंधों, समझौते और व्यवस्थाओं द्वारा वर्धित होती हैं। इस प्रकार नैतिकता का निर्माण सामाजिक व्यवस्था के निर्माण कुछ विकल्पों के लिए लागत और परिणाम निर्धारित करने और कुछ को बुरा, अनैतिक और अवैध के रूप में परिभाषित करने में किया जाता है। तो देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि कुछ लागत और परिणाम निर्धारित करने और कुछ को बुरा, अनैतिक और अवैध रूप से परिभाषित करने में किया जा सकता है। अधिक उत्पाद और समाधानपूर्ण समुदाय प्रदान करने में सामाजिक नियंत्रण महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो अधिक उत्पादक और समाजपूर्ण जो है सदस्यता प्राप्त करने के लिए सामाजिक नियंत्रण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है और यह व्यक्तियों के विकास और समुदाय के प्रगति में योगदान देते हैं। अगर आप अच्छे कार्य करते हो, समाज के साथ चलते हो, तो आपका जीवन बेहतर से बेहतर हो सकता है। अगर इसी बात को उदाहरण तौर पर देखें तो उदाहरण के लिए उच्च अपराध दर वाले स्थानों में गरीबी, गतिशीलता और नस्लीय जातीय विविधता सबसे अधिक संवेदनशील होने की संभावना अधिक होती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियां होता है वहाँ पर गरीबी, गतिशीलता, जाति भेदभाव, नस्ल भेदभाव आदि विद्वान होते हैं और संवेदनशील होते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में जो है लोगों की प्रवृत्ति ही अपराधी गतिविधियों में सम्मिलित होते हैं और जहाँ अपराधी गतिविधि होगा वहाँ पर कुछ भी सही नहीं होगा। देखिए, जो व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति से अपना जीवन यापन करते हैं तो वो गरीब से भी गरीब होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कारण क्या होता है। बेशक लिए वो कुछ पैसों को चोरी कर ले या अपने घर में रख ले, लेकिन उसका कानून का डर हमेशा उन पर बना रहता है और वो गरीब से भी गरीब होती हैं।
क्योंकि ऐसे क्षेत्र में देखा जाए तो आए दिन दंगे फसाद भी होते रहते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति जो है कानूनी गतिविधियों से बचने के लिए हर समय जो है गलत कार्यों पर संलग्न करता है। तो देखा जाए तो सामाजिक नियंत्रण काफ़ी महत्वपूर्ण है, और सामाजिक नियंत्रण से ही हम मनुष्य को नियंत्रण में रख सकते हैं। इन कारकों की उपस्थिति एक समुदाय के भीतर सामाजिक नियंत्रण के स्तर को निर्धारित भी करती है। अगर ऐसी बातें रहती है तो ऐसी समुदाय के भीतर जो है सामाजिक नियंत्रण को भी निर्धारित करती है, खासकर जब बुनियादी ढांचों की नियुक्ति की बात आती है। किसी समुदाय में उच्च सतह सामाजिक नियंत्रण एक संगठित समुदाय का निर्माण करती है, क्योंकि किसी समुदाय में उच्च सतह का जो है सामाजिक नियंत्रण एक संगठित समुदाय का निर्माण करती है, जिससे समुदायों में बेहतर अवसर प्राप्त हो सके। कहते हैं जहाँ पर सामाजिक नियंत्रण होता है वहाँ की व्यक्ति जो है हर कार्य में आगे होते हैं और उनका जीवन स्तर उच्च होता है, क्योंकि उन पर सामाजिक नियंत्रण होता है, सभी चीज़ सिस्टमैटिक होता है, ना तो उनको अपराध करने की डर होती है और ना ही जो है उनके जीवन में किसी प्रकार की कठिनाई होती है, क्योंकि वो आपराधिक गतिविधियों में कभी सम्मिलित होते ही नहीं है। उन्हीं कारणों से उनका जीवन स्तर ऊंचा होता है और वो अपने समाज में बेहतर जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो देखा जाए कंक्लूजन के रूप में यहाँ तक देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण इस बात पे रखी गई है कि सामाजिक वृत्ति वाले लोग जो हैं अपना जीवन सही से नहीं जी सकते, और जो सामाजिक नियंत्रण में होते हैं वो अपना जीवन अच्छे से अच्छे व्यतीत करते हैं और समाज में उनका सम्मानजनक स्थान होता है, नाम होता है, रुतबा होता है। और जो गलत कार्य में संलग्न होते हैं उनको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। और एक और महत्वपूर्ण बात ये भी आती है कि जहाँ पर आपराधिक गतिविधियाँ अधिक होती है उस क्षेत्र में जो है गरीबी भी जो है चरम सीमा पर होती है, और जिस क्षेत्र में अपराधी प्रवृत्तियाँ कम होती है और जो समाज के नियंत्रण में होते हैं वो व्यक्ति आगे बढ़ते भी हैं और प्रगति भी करते हैं। यहाँ पर अगर आज हम बात करने जा रहे हैं सामाजिक नियंत्रण के समर्थकों की, देखा जाए तो सामाजिक नियंत्रण के समर्थक बहुत से थिंकनर्स हुए और उनका अपना विचार काफ़ी स्वतंत्र थी और सभी ने महत्वपूर्ण बातों की तरफ जो है बताने की कोशिश किया। इन सभी समर्थकों में सर्वप्रथम हम लेते हैं अल्बर्ट जे रिस का। कहते हैं अल्बर्ट जे रिस जो था काफ़ी महत्वपूर्ण थे ये, और इनके सिद्धांत का एक और आरंभिक रूप था रिस यानी 1951 द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिन्होंने अपराध को इस प्रकार परिभाषित किया था, यानी इन्होंने क्रिमिनोलॉजी के ऊपर जो है अपना रिसर्च रखा, क्योंकि सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत ही क्रिमिनोलॉजी भी आती है। इसलिए इन्होंने जो है रिस ने अपराध को इस प्रकार परिभाषित किया कि व्यक्तिगत और सामाजिक नियंत्रण की विफलता के परिणाम स्वरूप व्यवहार, यानी देखा जाए अपराधी व्यक्ति वो होते हैं जो व्यक्तिगत और सामाजिक नियंत्रण के विफलता के कारण पैदा होते हैं। तो इन्होंने साफ शब्दों में इस बात को जो है सामाजिक नियंत्रण की तरफ इशारा किया कि व्यक्ति और सामाजिक नियंत्रण की विफलता के परिणाम स्वरूप व्यवहार। व्यक्तिगत नियंत्रण को इस प्रकार परिभाषित किया गया था, समुदाय के मापदंडों और नियमों के साथ टकराव वाले तरीकों से जरूरत को पूरा करने से बचने की व्यक्ति की क्षमता, यानी देखा जाए तो ये भी महत्वपूर्ण बात बताई गई कि समुदाय के मापदंडों और नियमों के साथ टकराव वाले तरीके से ज़रूरतों को पूरा करने से बचना, यानी हर कोई व्यक्ति जो है अपनी ज़रूरतों से बचना चाहता है, वो अलग रहना चाहता है, क्योंकि उसे समाज से दूरी ही उसको काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान दिला सकता है। तो ये सोच होती है। जबकि सामाजिक नियंत्रण था, देखा जाए तो यहाँ पर इसने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि ये सारे चीज़ें जो है सामाजिक नियंत्रण काफ़ी महत्वपूर्ण थी। सामाजिक समूहों या संस्थाओं की क्षमता मानदंडों और नियमों को प्रभावी बनाए, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई थी अपनी क्रिमिनोलॉजी में, कि सामाजिक समूहों और संस्थाओं की क्षमता और मापदंडों नियमों को प्रभावी बनाए, जिससे व्यक्ति जो है गलत रास्तों पर जाने से बच सके। रिस के संकलन ने जैसी क्षमताओं के सूत्रों को निर्देशित नहीं किया और न ही अनुरूपता के लिए विशिष्ट नियंत्रण तंत्र को निर्देशित किया, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गैर अपराधी भूमिकाएं और मूल्य के लिए सुदृढ़ीकरण प्रदान करने में परिवार जैसे प्राथमिक समूहों की विफलता महत्वपूर्ण थी। यानी कोई व्यक्ति अगर अपराधी
जगत में अपना कदम रखता है तो कहीं ना कहीं एक बात तो साफ हो जाती है कि उसकी पारिवारिक यानी प्राथमिक समूह परिवार वो कहीं ना कहीं विफल है और बच्चा जो है परिवार के कंट्रोल से बाहर चला गया। अपराध की व्याख्या रिस ने अपराध विज्ञान में अपने काम के अनुप्रयोग पर भी विस्तार से लिखा और इनका पूरा रिसर्च जो था क्रिमिनोलॉजी के ऊपर ही था, यानी अपराध विज्ञान के ऊपर ही था। और इन्होंने अपराधी जगत में सम्मिलित होने के लिए परिवार को सबसे बड़ा जिम्मेवार ठहराया, क्योंकि परिवार के द्वारा सामाजिक नियंत्रण नहीं स्थापित की गई, जिसके कारण बच्चे जो हैं गलत रास्तों पर चलने लगे और जिनके कारण इनका जीवन जो है तहस नहस हुआ। अगला समर्थक जो हमारे समक्ष है वो है जैक्सन टोवे। जैक्सन टोवे ने काफ़ी महत्वपूर्ण सोशल कंट्रोल पर अपना रिसर्च यहाँ रखा और उन्होंने सोशल कंट्रोल के अंतर्गत बहुत सी बातें ऐसे बताई जो बहुत से थिंकनर्स थे वो अनजान थे और इनकी बातें कई हद तक सत्य सिद्ध भी हुई। देखा जाए तो जैक्सन टोवे जो कि 1957 यानी 1957 के तर्क दिया कि अप्रबंध किशोर गिरोह सामाजिक के लिए एक उम्मीदवार हैं। यानी देखा जाए जो किशोर अवस्था में बच्चे होते हैं उनके मानसिकता और उनके विचार उनके हो रहे आसपास की गतिविधियों पर निर्भर करता है। इसीलिए उन्होंने अप्रतिबंध किशोरों की बात किया कि अप्रतिबंध जिन पे प्रतिबंध न लगाया जा सके, ऐसे किशोर गिरोह जो होते हैं सामाजिकरण के लिए एक उम्मीदवार बन जाते हैं। यानी देखा जाए तो एक तरह कैंडिडेट होते हैं और ऐसे व्यक्ति ही समाज को विघटन करने के लिए आगे अपना कदम बढ़ाते हैं। अपराध की ओर ले जाने वाले करणात्मक प्रेरणा गतिशीलता के हिस्से के रूप में होते हैं। यानी इनको अपराधी गतिशीलता में ले जाने के लिए कुछ कंडीशन जिम्मेवार होता है और इस कंडीशन को हम गिरोह समाजीकरण कह सकते हैं। यानी देखा जाए तो गिरोह जो बनाई जाती है, बच्चों की जो एक पीर होती है, ग्रुप होती है, उसमें सारे के सारे जो होते हैं अपने विचारधारा एक दूसरे से साझा करते हैं और ये अपने आप को अच्छे से अच्छे करने की कोशिश करते हैं और उसमें जो है मेहनत से दूर भागते हैं, जिनके कारण वो गिरोह बना लेते हैं। आप देखिएगा जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो मैक्सिमम वो माता पिता के साथ छोड़ के जो है अपने साथी संगियों के गिरोह में सम्मिलित हो जाते हैं। वो लोग जहाँ कहते हैं वहाँ जाते हैं, जैसे कहते हैं वैसे करते हैं, जिनके कारण कभी कभी वो गलत भी कहते हैं तो वो चीज़ों को भी वो बहुत सहज रूप में मान लेती हैं और उस कदम जो है आगे बढ़ा लेती हैं, जिनके कारण उनको पीछे मुड़ के देखना संभव नहीं रह जाता है, क्योंकि उनके मन में एक विश्वास घर कर जाती है कि यदि ये बात हमारे घर वालों को पता चली तो वो उन पर क्या बीतेगी। क्योंकि कहते हैं जब हम गलत रास्तों पर पहली बार जाते हैं तो उस समय हम कुछ भी नहीं सोचते, उस समय हमें सब कुछ अच्छा ही अच्छा लग रहा होता है, लेकिन जब समय बीत जाता है, जब हमें एहसास होता है, तब तक काफ़ी देर हो जाती है और ये गिरोह समाजीकरण उसको अपने चंगुल में पूरी तरह से जो है जकड़ लेती हैं, यानी स्वीकार करते हुए कहते हैं। लेकिन अनुरूपता में दाव की अवधारणा पेश की ऐसे सिखाने के अनुभव के लिए उम्मीदवार की व्याख्या करना कि जो बच्चा वहाँ पर है उसकी सोच विचार किस प्रकार की है, वो किस मानसिकता से गुजर रहा है। जैक्सन टोवे ने इस बात पे जो है काफ़ी गौर की कि सीखने के अनुभवों के लिए वो व्यक्ति कैसा है। कुछ व्यक्ति जो होते हैं सामाजिक बुराइयों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं और कुछ जो होते हैं सामाजिक बुराइयों से दूर रहने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो जैक्सन टोवे कहते हैं कि उनका मानना था कि सभी को अपराध के लिए प्रलोभित किया जा सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि व्यक्ति अपराधी गतिविधियों में तब जाता है जब उसको लोभित किया जाता है, जब उसको किसी चीज़ की लालच दी जाती है। और आज की लालच तो यही है, ऐशो आराम जिंदगी। लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि जो ऐशो आराम की वो बात करवाते हैं, जो सपने दिखा रहे होते हैं, उनका चंद सेकंड का ही होता है। क्योंकि आपको एक बात समझ आना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति एक बार
गलत कार्यों में फंस जाए, उसके पीछे आपको पता है कानून हाथ धो के पीछे पड़ जाती है। तो किस प्रकार के ऐशो आराम, जब पुलिस के से बचने के लिए आपको गटर में छुपना पड़ जाए, जब आपको किसी पेड़ के नीचे रहना पड़ जाए, तो ऐसा ऐशो आराम किस काम का। तो यही बात यहाँ पर जैक्सन टोबे बताना चाहते थे कि उनका मानना था कि सभी को अपराध के लिए प्रतिलोभित किया जाता है, लोभ दिया जाता है कि आपके पास इतने पैसे आएंगे, आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो, आप दुनिया को खरीद सकते हो। लेकिन शायद ये बात वो लोभित देने वाले व्यक्ति नहीं बताते हैं कि आपको ये गलत कार्य के लिए पूरे दुनिया की कानून आपके पीछे दौड़ने लग जाएगी और आपका जो है ज़िंदगी एक कुत्तों से भी बेहद घटिया बन जाएगी। कभी इधर भागिएगा, कभी उधर भागिएगा और जीवन जो है बेकार से बेकार रहेगा। 24 घंटा पुलिस के डंडे आपको लगते रहेंगे। तो ऐसा जीवन जीने से फ़ायदा क्या रह जाता है। इसलिए हमेशा त्रिपान स्टडी सेंटर कहता है कि आप समझदार हो, कहते हैं किसी के लोभ में मत आओ। बिना मेहनत किए तो कहते हैं एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो कैसे हम कर दें, कैसे हम गलत रास्तों से जो है मुनाफा कमाने की सोच रखें। मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए, कभी किसी अपराध के लिए प्रलोभित को स्वीकार न कीजिए। लेकिन अधिकांश ने इनकार कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। देखा जाए तो इन गतिविधियों को बहुत से लोगों ने साफ इनकार कर दिया क्योंकि उनका विचार था कि हमारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन दोस्तों एक बात मैं बता दूं, बेशक ही आपके पास गलत गतिविधियों के कारण खोने के लिए बहुत कुछ होगा, लेकिन कहते हैं सब कुछ खो ही जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। बेशक ही आप ये कहोगे कि खोने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। कहते हैं अगर एक बार कोई चीज़ ख़त्म होने लग जाए तो शायद अंत में उसके पास कुछ भी नहीं रह जाता। तो इसलिए हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हमारे पास तो बहुत कुछ है, तो हम गलत कार्य में भी अग्रसर हो सकते हैं। तो ये गलत है। अधिकांश लोगों ने यही बात को जो है समर्थन किया है कि लोभ जिसको मिलता है उसके बाद बहुत धन दौलत हो जाती है, गलत हो जाता है, लेकिन वो किसी काम का नहीं रहता। कहते हैं अगर चैन से 2 रोटी भी ना खा सको तो ऐसे पैसे का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। जिन युवाओं के पास अनुरूपता में कुछ हिस्सेदारी या निवेश थे, उनके गिरोह की गतिविधियों में शामिल होने की अधिकांश संभावना थी। यानी जिनके पास जिम्मेदारी या निवेश थे, यानी जिन्होंने पहले इस गतिविधियों में पार्टिसिपेट कर चुके थे, वो बहुत ही आसानी से इन गिरोह में की गतिविधियों में शामिल होने की संभावना उनकी बन जाती है। क्योंकि कहते हैं जो एक बार गलत रास्तों पर कदम डाल दे फिर उसको पीछे मुड़ के देखना संभव नहीं रहता है। वो ये व्यक्ति कहते हैं कि अगर मैं एक बार कर लिया चलो कोई बात नहीं, दूसरी बार कर लेता हूँ, उसके बाद नहीं करूँगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक बार जब हम गलत कदम पर रास्ता डाल दें तो हमें ऐसे करते करते पूरे हम गलत रास्तों पे ही चलने लग जाते हैं। इसलिए ये बात रहती है कि संभावना बनी रहती है। अनुरूपता में दाव की धारणा सामाजिक नियंत्रण सिद्धांत के बाद के संस्कारों में लागू अवधारणाओं के साथ बहुत अच्छी तरह से फिट बैठती है। यानी देखा जाए इन पे अगर हम दावा करें सामाजिक नियंत्रण सिद्धांतों के, तो कहते हैं इन पे बहुत फिट बैठता है, क्योंकि इनको अगर सामाजिक नियंत्रण होता तो शायद ये ऐसी गतिविधियों में सम्मिलित नहीं होती। आगे देखें तो समर्थकों में, यानी सामाजिक नियंत्रण के समर्थकों में इवानी काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इवानी ने काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है अपना एक रिसर्च दिखाया। देखा जाए तो इवानी 1958 में यानी 1958 में केवल अपराध के सामाजिक नियंत्रण सिद्धांतों को विस्तृत किया। यानी देखा जाए तो 1958 में जो उनका रिसर्च थी वो सारे के सारे रिसर्च जो थी अपराध के सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत पर प्रस्तुत थी। बल्कि देखा जाए तो नियंत्रण तंत्र को परिचालन यानी मापने के तरीके निर्देशित किए गए थे। यानी देखा जाए तो जो क्रिमिनल अपराधी किस्म के व्यक्ति होते हैं उनके नियंत्रण के लिए एक मापन तरीके का जो है इन्होंने निर्दिष्ट किया। उन्होंने अपराधी व्यवहार की आत्म रिपोर्ट से जोड़ा। अपराधी व्यवहारों को इन्होंने आत्म रिपोर्ट से जोड़ा। उन्होंने वाशिंगटन राज्य में देखा जाए तो 780 युवाओं को
साक्षात्कार के बाद सिद्धांत तैयार किया। यानी देखा जाए तो इनका जो रिसर्च थी वो 780 युवाओं के जो है इंटरव्यू के बाद इन्होंने तैयार किया था। इन्होंने सभी युवाओं से हर प्रकार के प्रश्न को पूछा, समझा और फिर जाके जो है अपना रिपोर्ट इन्होंने तैयार किया। इस नमूने की आलोचना की गई। देखा जाए तो जो इन्होंने इवान नी ने जो नमूना प्रस्तुत किया था, जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, उसके बहुत से जो है सामाजिककर्ताओं ने आलोचना की, क्योंकि यह किसी भी शहरी वातावरण का प्रतिनिधित्व नहीं करता था और जो लोग चुने गए थे वो अपने परिवार का प्रतिकूल वर्णन करने के लिए अधिक उपयुक्त हो सकते थे, क्योंकि ये परिवार से कटे हुए थे, परिवार से दूर थे। इसलिए इस रिपोर्ट का बहुत से लोगों ने जो है आलोचना की। जर्नल सी बात देखा जाए तो जो व्यक्ति परिवार से कटे होते हैं उनको परिवार का गुण नहीं पता होता है और वो दोस्तों की बातों और उनके समाजों से काफ़ी आकर्षित होते हैं। तो इवान नी ने जो यहाँ एक्सपेरिमेंट करके दिखाया 780 युवाओं पर वाशिंगटन राज्य में, तो देखा जाए तो वहाँ का वातावरण ऐसा नहीं था, क्योंकि देखा जाए तो ये लोग कहीं ना कहीं अपने परिवार के प्रतिकूल वर्णन करने के लिए अधिक उपयुक्त थे, यानी अपने परिवार के खिलाफ बोलने के लिए सही थे, क्योंकि ये परिवार के साथ नहीं रहते थे। तो इसलिए बहुत से जो यहाँ पर लोगों ने इनका आलोचना किया। कुछ लोग चिंतित थे कि आपराधिक गतिविधियों का उल्लेख केवल 2 प्रश्नों किया गया था। यानी बहुत से लोग उनके इस रिसर्च से काफ़ी हैरान थे कि आपराधिक गतिविधियों के अंतर्गत इन्होंने 2 ही प्रश्न रखे थे। इसलिए सामान्य तौर पर अपराध के अतिरिक्त निष्कर्षण को असुरक्षित माना गया था, क्योंकि सिर्फ 2 क्वेश्चन से हम अपराधियों को जो है घोषित नहीं कर सकते और खुद एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। रीस की तरह इन्होंने नियंत्रण के स्रोत के रूप में परिवार का ध्यान केंद्रित किया। यानी जैसे रीस ने किया था वैसे ही देखा जाए तो इवान नी ने भी वही बातों का अनुसरण किया। और सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट ये थी कि नी ने 3 अलग अलग प्रकार के नियंत्रण निश्चित किया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। 3 प्रकार के जो है इन्होंने नियंत्रण को प्रतिस्थापित किया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। पहला नियंत्रण था प्रत्यक्ष नियंत्रण। प्रत्यक्ष नियंत्रण में 2 बातों का इन्होंने प्रावधान रखा, दंड और पुरस्कार। यानी प्रत्यक्ष नियंत्रण में यहाँ पर नी ने जो है दंड और पुरस्कार का महत्व को विषय दिया। दूसरे पॉइंट में देखा जाए तो अप्रत्यक्ष नियंत्रण यानी इनडायरेक्ट जो है कंट्रोल, इसमें उन्होंने गैर अपराधी के साथ स्नेहपूर्वक पहचान, यानी जो गैर अपराधी, जो अपराधी नहीं है, उनके प्रति स्नेह की भावना को जो है इन्होंने उजागर किया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर उनका रिसर्च था। उसके पश्चात देखा जाए तो आंतरिक नियंत्रण, यानी आंतरिक नियंत्रण को भी इन्होंने महत्व दिया। आंतरिक नियंत्रण के अंतर्गत उन्होंने विवेक या अपराध बोध की बात कही, यानी गिल्टी। आंतरिक नियंत्रण जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके विषय में हमने ऊपर भी पढ़ा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण भी था। हमने तीनों टाइप्स को विस्तारपूर्वक पहले ही चर्चा कर चुके हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात था। आगे इवान नी ने बताया कि माता पिता द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों अपराधों को अवसर के सीमित करने के साथ साथ माता पिता के पुरस्कार और this topic was till this. We will do the next topic in the next part. If you like it, then please like, share, subscribe and share the video as much as possible. Do not think, subscribe and save in your mobile. पुरस्कार और दंड के माध्यम से युवाओं को सीधी नियंत्रण किया जा सकता है और माता पिता ही ऐसे कर सकते हैं। हालांकि माता पिता की अस्वीकृति यानी अप्रत्यक्ष नियंत्रण की उनकी प्रत्याशा एवं विवेक के विकास के माध्यम से व्यवहार पर एक आंतरिक बाधा के कारण प्रत्यक्ष नियंत्रण के मुक्त होने पर उन्हें प्रतिबंधित किया जा सकता है। यानी यहाँ पर साफ शब्दों में इवान नी कह रहे हैं कि बच्चों को तब जो है स्वीकृति अप्रत्यक्ष होती है जब वो माता पिता से दूर होते हैं और वहाँ पर वो जैसा चाहे वैसा सीख सकते हैं। यानी देखा जाए तो ये ऐसे वक्त में उनके सहकर्मी सहपाठियों की बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।
यानी पीर का जो है बहुत काफ़ी महत्व रहता है, क्योंकि जैसे वो पीर बनाएंगे यानी पीर ग्रुप में जाएंगे वैसे ही गतिविधियों पर जो है वो अपना कदम रखेंगे। नियंत्रण के माध्यम के रूप में परिवार पर ध्यान उस समय आपराधिक प्रेरणा के स्रोत के रूप में आर्थिक परिस्थितियों पर जोर देने के बिल्कुल विपरीत था। यानी देखा जाए तो यहाँ आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित के होने के लिए आर्थिक परिस्थितियाँ भी काफ़ी महत्वपूर्ण अपना स्थान रखती है। उस समय प्रेरणा के स्रोत के रूप में आर्थिक परिस्थितियाँ ही उनको गलत रास्तों की तरफ जाने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि देखा जाए तो उन्होंने प्रेरक शक्ति को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि कुछ अपराधी व्यवहार सकारात्मक शिक्षा और कमजोर और अप्रभावी समाज नियंत्रण के संयोजन से उत्पन्न होते हैं। तो इस बात पे यहाँ पर तिरपान स्टडी सेंटर भी समर्थन करता है कि देखिए कुछ अपराधी व्यवहार सकारात्मक शिक्षा और कमजोर अप्रभावी समाज नियंत्रण के कारण उत्पन्न होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर शिक्षा का स्तर ऊंचा हो, शिक्षा में दंड पुरस्कार की बातें बताई जाए, जो किशोर अवस्था में बच्चे होते हैं वो अपराधी जगत में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अपराधी किस्म का होता है उसका पारिवारिक सपोर्ट मिलता है। आपने देखा होगा कि कई मंत्री के बच्चे जो होते हैं ऐसे ऐसे अपराध कर जाते हैं और उसके बाद वो अपराध करने के कारण भी बच भी जाते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ मंत्री की बात नहीं कर सकता, यहाँ पर हर एक अमीर बच्चे की बात कर सकता हूँ जिनके माता पिता काफ़ी रिच हैं और वो बच्चे गलत पे गलत कर रहे होते हैं, उनको डर नहीं रहती है। कारण क्या है, उनको ये बात का एहसास है कि उनके माता पिता काफ़ी रिच हैं और इन बातों को जो है बहुत सहज के तौर पर जो है कर लेंगे। और ऐसे हमारे समाज में कई बार देखने को मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इन्हीं कारणों से जो बच्चे हैं गलत रास्तों का अनुसरण करते हैं और आम गरीबों को कुचलते भी हैं। और इसमें कहीं ना कहीं परिवार का ही और शिक्षा का कमज़ोर स्तर ही है जो उनको ऐसे बनने के लिए मजबूर कर देता है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। देखा जाए तो 1958 जब उन्होंने यह प्रस्ताव किया तो उन्होंने नियंत्रण सिद्धांत की स्थिति अपनाई। यानी देखा जाए तो एफ इवान नी ने जब 1958 में इस बात का प्रतिपादित किया तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात को प्रस्तावित किया। उन्होंने नियंत्रण सिद्धांत को स्थिति बनाई और अधिकांश अपराधी व्यवहार अपर्याप्त सामाजिक नियंत्रण का परिणाम है। ये इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अधिकांश अपराधी व्यवहार जो है अपर्याप्त सामाजिक नियंत्रण का परिणाम है। देखिए आज मैक्सिमम लोग जो है शहरों में रहना चाहते हैं और शहरों में एक ही बिल्डिंग में 100 परिवार रहते हैं और ये दूर दूर तक कहीं रिश्तेदारी गतिविधियों में नहीं आते हैं। तो ऐसे में ये होता है कि कोई अगर बच्चा गलत गतिविधियों में सम्मिलित होता है तो दूसरे लोगों को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ना ही उसकी आलोचना होती है। और मान लीजिए एक समाज है, उसमें चाचा चाची नाना नानी सब रहते हैं एक साथ, तो उसमें बच्चों का जो है आलोचना भी की जाती है, तो वहाँ पर कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन शहरों में आज आपराधिक गतिविधियाँ हद से अधिक इसी कारणों से हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं होता है। चाहे वो कुछ भी करे, कैसे भी करे, लोग इग्नोर कर देते हैं। सिर्फ इतना कहते हैं कि उसके मुसीबतें पर के हमें क्या मिलेगा। तो इन्हीं कारणों से जो है यहाँ पर इवान नी ने जो है अपनी सामाजिक नियंत्रण सिद्धांत को अपनाया और उन्होंने इसी बात के लिए साफ शब्दों में कहा कि अधिकांश अपराधी व्यवहार अपर्याप्त सामाजिक नियंत्रण के परिणाम होते हैं, कि समाज का नियंत्रण उन पर नहीं होता है, जिनके कारण वो गलत गतिविधियों में सम्मिलित हो जाता है। आज ये भी समय देखने को मिला है कि शहरी क्षेत्र में जो होता है माता पिता सुबह ही जॉब पे निकल जाते हैं और बच्चे घर में क्या गतिविधियां कर रहे हैं उससे वो अनजान रहते हैं। आज भागम भाग ज़िंदगी में सामाजिक नियंत्रण जो है बहुत ही ढीला पड़ता जा रहा है, जिसके कारण बच्चे जो हैं अपराधी गतिविधियों में सम्मिलित हो रहे हैं। यदि आगे हम अगर बात करें सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत, अगले समर्थक जो थे सामाजिक नियंत्रण के ट्रैविस हिर्शे थे। ट्रैविस हिर्शे काफ़ी महत्वपूर्ण थे और उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बातों की तरफ जो है
अपना मत रखा। देखा जाए तो ट्रैविस हिर्से ने पारंपरिक या अनुरूपता में हिस्सेदारी यानी अनुरूपता में हिस्सेदारी की शब्द का उपयोग किया। उन्होंने बताया कि निवेश की टोबी की अवधारणाओं को अपनाया। यानी देखा जाए तो इन्होंने ये बात रखी कि उन्होंने जितनी भी बातें कही वो सब के सब जो थे टोबे की थी। यानी टोबे जिनके बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, उनका उन्होंने समर्थन किया और सारी अवधारणाओं को उन्होंने अपनाया और उन्होंने इसी के अंतर्गत पारंपरिकता या अनुरूपता में हिस्सेदारी को जो है आगे बढ़ाया। उन्होंने अपराध में शामिल होने के निर्णय में तर्कसंगता पर जोर दी और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है कि आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित होने के निर्णय में तर्कसंगता यानी एक दूसरे को तर्क दिया जाता है, उस बात को इन्होंने महत्व रखा। और उन्होंने अपना भी तर्क दिया कि यदि किसी व्यक्ति के पास मजबूत सामाजिक बंधन है तो उसे अपराध चुनने की संभावना कम होती है। और ये सच है। जिस बच्चों के घर में माता पिता बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और अपने बच्चों को कंट्रोल करना जानते हैं, उनके बच्चे कभी भी सामाजिक गलत गतिविधियों में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, बच्चा कहीं ना कहीं घर से ही सब कुछ सीखता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी और उन्होंने सही तर्क दिया कि यदि किसी व्यक्ति के पास मजबूत सामाजिक बंधन है तो उसके अपराध चुनने की संभावना बहुत कम होगा, क्योंकि सबसे पहली बात उसके अपने परिवार का डर होगा। और ट्रैविस हिर्से काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखे और इनके विचार जो था कहीं ना कहीं ट्रैविस से संक्रमित था। हिर्से ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत अपराध का सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत किया जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। हिर्से ने अपराध का सामान्य सिद्धांत को प्रतिपादित करके उन्होंने बताया कि हिर्से अपने बंधन सिद्धांत से दूर चले गए थे। देखा जाए तो हिर्से ने जो बंधन सिद्धांत दिया था, जब इन्होंने अपने सिद्धांत लिखे तो अपने सिद्धांतों से ही दूर चले गए। ऐसा होता है कि जब हम कोई बात को लेकर चलते हैं तो हमारा मकसद और हमारा कहते रास्ते ही बदल जाते हैं। तब से हिर्से अपने बंधन सिद्धांतों से दूर चले गए और माइकल आर गटफ्रेडसन से के सहयोग से 1990 में एक सामान्य सिद्धांत जिसे आत्मनियंत्रण सिद्धांत कहा गया विकसित किया। यानी देखा जाए तो पहले इन पे जो है काफ़ी हद तक टोबे का जो है प्रभाव पड़ा, लेकिन जब इन्होंने अपनी सिद्धांत प्रतिपादित किया तो उस समय इनके जो मस्तिष्क में बैठे थे वो माइकल आर गटफ्रेडसन थे और इनके सहयोग से 1990 में एक सामान्य सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादित किया और ये सिद्धांत थी आत्मनियंत्रण सिद्धांत। 1951 में तर्क दिया कि इस नए की एक बड़ी कमजोरी सिद्धांत यह था कि गटफ्रेडसन और हिर्से में आत्मनियंत्रण और अपराधी व्यवहार की प्रवृत्तियों को अलग अलग परिभाषित नहीं किया था। यानी दोनों ने एक ही बात को लेकर चले थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ रख जाता है कि गटफ्रेडसन और हिर्से ने आत्मनियंत्रण और अपराधी व्यवहार की प्रवृत्तियों को अलग अलग परिभाषित न करके एक ही परिभाषा दिया। इन्होंने जानबूझकर आत्मनियंत्रण गुणों और अपराधी व्यवहार या आपराधिक कृत्यों को व्यक्तिगत रूप से संचालित न करने से यह पता चला कि कम आत्मनियंत्रण और अपराधी व्यवहार की प्रवृत्तियों की अवधारणाएं सामान्य हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी कि उन्होंने जानबूझकर जो है आत्मनियंत्रण गुणों और अपराधी व्यवहार या आपराधिक कृत्यों को व्यक्तिगत रूप से संचालित न करने से यह बात साफ कर दिया कि आत्मनियंत्रण और अपराधी व्यवहार की प्रवृत्तियों की अवधारणा सामान्य है। हिर्से और गटफ्रेडसन जो 1993 ने अर्कल्स के तर्क का खंडन करते हुए सुझाव दिया कि यह प्रस्ताव में सामान्य सिद्धांत की स्थिति का संकेत था। कि इन्होंने सभी बातों का खंडन करते हुए इस बात का सुझाव दिया कि वास्तव में सामान्य सिद्धांत की स्थिति का ये संकेत मात्र थी। अर्थात सिद्धांत आंतरिक रूप से अपराध की संकल्पना करके
और उसे अपराधी के गुणों की अवधारणा प्राप्त करके सुसंगत रहेगी। यानी सुसंगत की बात की गई कि सिद्धांत आंतरिक रूप से अपराध की संकल्पना करके यानी कल्पना करके उसे अपराधी गुणों की अवधारणा प्राप्त करके सुसंगत रहेगी, यानी उसके साथ रहेगी। अनुसंधान समुदाय इस बात पर विभाजित है कि क्या सामान्य सिद्धांत टिकाऊ है, लेकिन इसकी कुछ भविष्यवाणी की पुष्टि उभर रही है। उदाहरण के लिए लांगेस और सिल्वरमैन ने 1919 में अपनी भविष्यवाणी की थी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी थी और काफ़ी ज़रूरी भी थी। सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत अगला समर्थक जो आए हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैक पी गिब्स। देखा जाए तो जैक पी गिब्स का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था सामाजिक नियंत्रण में, और इन्होंने अपनी जो थ्योरी दी थी गिब्स ने 1989 में दिया गया था, और गिब्स ने सामाजिक नियंत्रण को फिर से परिभाषित किया। दोबारा इन्होंने ये कोशिश की और इसे मानव वध के नियंत्रण सिद्धांत को विकसित करने के लिए लागू किया गया। यानी देखा जाए तो मानव वध यानी मानव की जो हत्या होती थी उसके नियंत्रण सिद्धांत को विकसित करने के लिए इन्होंने इस बात को लागू किया। यहाँ पर मानव वध का मतलब ये होता है कि चारों तरफ अराजकता की बातें की जाती है, चारों तरफ आपराधिक गतिविधियाँ होती है जिनके कारण आम व्यक्तियों की जो होती है हत्या की जाती है। तो इन्हीं कारणों के कारण जो है जैक पी गिब्स ने सामाजिक नियंत्रण को विकसित करने के लिए दोबारा कोशिश किया। किसी व्यक्ति से कुछ करवाने या कुछ करने से रोकने के किसी भी प्रयास को नियंत्रण का प्रयास माना जा सकता है। अगर आप किसी व्यक्ति को कुछ करने यानी ऐसे कार्य करने से रोक सकते हो जो समाज के लिए सही नहीं है, तो इस नियंत्रण को हम प्रयास कर सकते हैं। सामाजिक नियंत्रण के रूप में योग्य होने के लिए ऐसे प्रयासों में 3 पक्ष शामिल होने चाहिए। एक या अधिक व्यक्ति किसी तीसरे पक्ष द्वारा या उसके माध्यम से दूसरे के व्यवहारों में हेरफेर करने की इरादा रखते हों। यानी देखा जाए तो कुछ आप हेरफेर करके सामाजिक नियंत्रण को कायम रख सकती हो, और सामाजिक नियंत्रण होना काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहता है। कहते हैं यहाँ पर हर एक पक्ष का अपना अपना योगदान होता है, चाहे वो परिवार का हो, चाहे पीर ग्रुप का हो, चाहे वो अपना मर्जी हो, सभी चीज़ें महत्वपूर्ण यहाँ पर स्थान रखती हैं। कहते हैं कभी कभी इंसान के इरादे भी उसको गलत रास्तों पर जाने के लिए प्रेरित कर देता है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ गिब्स ने बताने की कोशिश किया है। गिब्स का तीसरा पक्ष कोई वास्तविक व्यक्ति या समाज यानी अपेक्षाएं या मानदंड का संदर्भ हो सकता था। यानी देखा जाए तो जो तीसरा पक्ष इन्होंने दिया था, तीसरे पक्ष के अंतर्गत समाज, अपेक्षा और मानदंड का संदर्भ कहा गया। उदाहरण के लिए यदि एक पक्ष मामले को किसी तीसरे पक्ष के सामने की धमकी देकर दूसरे को प्रभावित करने का प्रयास करता है, यानी देखा जाए एक पक्ष जो है दूसरे पक्ष को धमकी देकर प्रभावित करने की कोशिश करता है, और देखा जाए तो प्रभावित करने का प्रयास भी करता है जिसके पास अधिक है, तो वह संदर्भात्मक सामाजिक नियंत्रण में आएगा। यानी देखा जाए तो एक पक्ष दूसरे पक्ष को जो है धमकी देकर अपने नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करता है, तो ये जो है संदर्भात्मक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत आता है। यदि एक पक्ष किसी तीसरे पक्ष को दंडित करके दूसरे को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, तो ये जो है उदाहरण के लिए सामान्य निवारण, यानी यदि एक पक्ष किसी तीसरे को दंडित करके दूसरे को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। आपने फिल्म में भी देखा होगा कि जो अभिनेता होता है उसके परिवार को जो है विलेन उठा लेता है। यानी यहाँ पर वही बात आ जाती है कि दूसरे व्यक्ति को पकड़ के आप जो है अगले व्यक्ति को जो है आप अपने अधिकार में करने की कोशिश करती हो। तो यही बात है कि एक पक्ष किसी तीसरे को दंडित करके दूसरे को नियंत्रित करने का प्रयास करता हो, तो ये परोक्ष सामाजिक नियंत्रण का एक रूप हो जाता है। यानी इस तरह के नियंत्रण को हम परोक्ष सामाजिक नियंत्रण कह सकते हैं, लेकिन ये गलत कार्य के लिए अधिक यूज़ की जाती है। तीसरे पक्ष की उपस्थिति सामाजिक नियंत्रण को केवल बाहरी व्यवहार नियंत्रण
और सरल पारंपरिक प्रतिक्रिया या किसी को भी कुछ करने के लिए आदेश जारी करने से अलग करती है। तो देखा जाए तो गिब्स ने काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई है और यहाँ पर आपराधिक गतिविधियों की हर एक पहलू को समझाने की कोशिश की गई है। यह परिभाषा स्पष्ट रूप से सामाजिक नियंत्रण को केवल विचलन की प्रक्रिया हो सकती है, यानी सामाजिक नियंत्रण को सिर्फ विचलन की प्रतिक्रिया हो सकती है और स्वयं विचलित व्यवहार से अलग करती है, क्योंकि इससे सिर्फ विचलित ही व्यक्ति होता है। गिब्स का तर्क है कि हत्या को या तो नियंत्रण के रूप में या नियंत्रण विफल के परिणाम स्वरूप वर्णित किया जा सकता है। बात सही है कि हत्या अगर कहीं होती है तो उसका दो मापदंड बनती हैं, या तो वो नियंत्रण के रूप में होगा या नियंत्रण विफल के परिणाम स्वरूप ऐसा देखने को मिलेगा। कोई व्यक्ति को अगर नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो ऐसा गतिविधियां कर सकता है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। और इसी बात को 1989 में प्रस्तावित किया गया था कि हत्या की दर न केवल विवादों के सरारस मात्रा का एक कार्य है बल्कि सहारा की प्रवृत्ति का भी एक कार्य है। शांतिपूर्ण विवाद समाधान के लिए एक तीसरा पक्ष भी होना चाहिए। यानी यहाँ पर गिब्स ने साफ शब्दों में बात को कहा कि अगर कहीं हत्या होती है तो हत्या के लिए विवाद सबसे बड़ा कारण बन सकता है और उसके साथ किसी व्यक्ति का सहारे होना यानी किसी व्यक्ति का सपोर्ट होना भी जो है इस कार्य को अंजाम दे सकता है और इसमें तीसरा व्यक्ति का हाथ अवश्य होगा। तो बात सही है, हत्या अगर कहीं होती है तो हो सकता है कि वहाँ पर कोई विवाद हो, व्यक्ति ने गुस्से में आकर से किया हो। और हत्या होने का दूसरा पक्ष ये भी होता है कि उस व्यक्ति के समक्ष तीसरे व्यक्ति का हाथ है। आपको पता ही होगा, फिल्मों में देखते ही होंगे कि राजनीतिक पार्टी के सहारा लेकर जो है गुंडे सब गलत कार्यों को अंजाम देती हैं और जब ये जेल में जाते हैं तो ये मंत्री लोग सब जो है फटाक से उनके नाम का जो है आज़ाद करने का प्रमाण निकाल देते हैं। तो ये बात यहाँ पर गिब्स समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जब एक व्यक्ति तीसरे पक्ष के माध्यम से दूसरे कार्य को नियंत्रण करने में विफल रहता है तो हत्या प्रत्यक्ष नियंत्रण को एक हिंसक प्रयास का प्रतिनिधित्व भी करता है। देखिए, ये भी बात काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जब एक व्यक्ति तीसरे पक्ष के माध्यम से दूसरे कार्यों को नियंत्रण करने में विफल जब हो जाता है, जब आप किसी व्यक्ति को मनाने में असफल हो जाती हो तो व्यक्ति क्या करता है, हत्या प्रत्यक्ष नियंत्रण को एक हिंसक प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। तो वो व्यक्ति जो है हत्या का प्रयास करेगा और हत्या भी करेगा, क्योंकि जब आपने इसको मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ, आजकल आप देखते ही होंगे कि कोई व्यक्ति अगर किसी से प्रेम करता है, अगर लड़की प्रेम नहीं करती है तो लड़के जो है क्या करते हैं, गलत कार्य करने लग जाते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार करने लग जाते हैं और उनकी हत्या करने की भी कोशिश करती हैं। तो यही बात होता है कि जब आप किसी व्यक्ति को अपने नियंत्रण में रखने This topic was till this. तो हत्या We will be do the next topic in the next part. If you like it, then please like, share, subscribe, and share the video as much as possible. Do not think, subscribe and save in your mobile. तो बच्चे जो है किसी दूसरे माध्यम को तलाश करने लग जाते हैं और यही बात गिब्स भी ने कही थी कि स्वयं सहायता का सहारा ने लेने लग जाती हैं। गिब्स और हिर्से के सामाजिक नियंत्रण सिद्धांत को आलोचक है क्योंकि यह केवल यह मानना है कि सामाजिक रिश्ते, व्यक्तिगत निवेश और विश्वास जो अपराध को प्रोत्साहित करते हैं यानी हतोत्साहित करते हैं वह सामाजिक नियंत्रण है। यानी गिब्स जो है हिर्से के सामाजिक नियंत्रण जो दिया था हिर्से ने, उसके आलोचक हैं। गिब्स जो है हिर्से के आलोचक हैं क्योंकि उन्होंने साफ शब्दों में ये बात कहा कि सामाजिक रिश्ते, व्यक्तिगत निवेश और विश्वास जो अपराध को हतोत्साहित करते हैं वो सामाजिक नियंत्रण है। और यही कारण है कि हिर्से के सिद्धांत को अक्सर सामाजिक बंधन सिद्धांत के रूप में जाना जाता है कि एक तरह का सामाजिक बंधन है। और यही बात गिब्स ने भी कही और हिर्से की आलोचना भी की। और सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत हमारा अगला टॉपिक जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये पॉइंट है सामाजिक नियंत्रण की आलोचना। देखिए, सामाजिक नियंत्रण की आलोचना जानना भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। हमने सभी थिंकनर्स और सारे सोशोलॉजिस्ट की बातों को हमने ध्यान दिया, सोशल कंट्रोल के अंतर्गत काफ़ी महत्वपूर्ण था। आलोचना भी जानना हमारे लिए उतना ही दिलचस्प रहेगा
देखा जाए तो सामाजिक नियंत्रण सिद्धांत पर अधिकांश प्रारंभिक शोध व स्वयं रिपोर्टिंग अध्ययनों पर आधारित था। जितने भी हमने यहाँ पर डाटा उठाए सब के सब जो थे शोध एवं स्वयं रिपोर्टिंग पे आधारित थी, यानी किसी व्यक्तियों से जो है बातें पूछना समझना इसी बात पे थी। स्वयं रिपोर्टिंग डाटा के आलोचकों का कहना है कि जानकारी का खुला करने के विभिन्न उद्देश्य हो सकते हैं। देखा जाए तो बहुत से आलोचकों का एक कहना है कि जानकारी का खुलासा करने के विभिन्न उद्देश्य हो सकते हैं और व्यक्तिगत प्रतिभागियों द्वारा प्रश्नों की अलग अलग व्याख्या भी की जा सकती है। ये तो बात सच्चाई है कि अगर एक प्रश्न आप किसी से पूछते हो तो इसके कई आंसर भी आते हैं और ये आप जनरली खुद भी करके देख सकती हो। देखा जाए तो फिर भी कई निष्कर्ष सहज रूप से आश्वस्त करने वाले हैं, यानी यहाँ पर हमने बहुत से रिपोर्ट देखे हैं जो हमें आश्वस्त करने के लिए काफ़ी पर्याप्त है। उदाहरण के रूप में उदाहरण देखिए तो यदि व्यक्ति को लगता है कि इससे महत्वपूर्ण अन्य लोगों को स्नेह या सम्मान का त्याग हो जाएगा या कारावास का सामना करने पर उन्हें रोजगार या अपनी स्वायत्तता खोनी पड़ेगी तो वह अपराध में शामिल नहीं होंगी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर देखिए किसी व्यक्ति को ये बात अगर समझ में रहे कि आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित होने के कारण अपनों का स्नेह उनसे छीन जाएगा, सम्मान जो है ख़त्म हो जाएगी और कारावास भी भोगना पड़ेगा और कोई भी कंपनी उनको रोज़गार देने के लिए तत्पर नहीं रहेगा और वो अपना स्वावलंबिता भी खोने पड़ेगी, तो ऐसे में लोग जो है आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे। और ये सच्चाई है। अगर इसकी मजबूती से सरकार भी अगर पालन करवाती है कि अपराधी व्यक्तियों को जो है किसी भी कानून में जाने का उसका जो है प्रतिबंधित कर दिया जाएगा तो ऐसे व्यक्ति अपराध करेंगे नहीं। मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे राजनीतिक पार्टियों में मैक्सिमम लोग जो है अपराधी किस्म के हैं और मैक्सिमम लोगों पर जो है सरकार का शिकंजा भी है और न जाने इनके ऊपर कितने केस दर्ज हैं, फिर भी ये राजनीतिक में बने रहते हैं। मैंने तो कई जगह ये भी बात सुना है कि किसी को अगर राजनीतिक में जाना है तो अपराध कीजिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो है अपराध करके राजनीति में बहुत ही आसानी से प्रवेश भी कर जाते हैं। और आपको तो पता ही होगा, कई फिल्मों में भी देखे होंगे कि वोटिंग के समय अपराधी लोग जो हैं वो काफ़ी सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि नेता लोग इलेक्शन के समय अपराधी लोगों के ही शरण लेते हैं और उनसे वोटिंग करने की मांग करते हैं, वोट दिलवाने के कार्य करवाते हैं। तो ये अपराधी किस्म के लोग जो होते हैं जनता को डराती है, धमकाती है और फिर वोट दिलवाती है। तो ये अक्सर कई फिल्मों में आपने देखा ही होगा। मैं एक बात आपको साफ कर देता हूँ कि अगर देखा जाए तो आपराधिक गतिविधियों का मेन जड़ जो है पॉलिटिकल से ही है, राजनीति ही सबसे बड़ा गर है और राजनीति के कारण ही आपराधिक गतिविधियां जो है लोगों को सिर चढ़ के बोलता है और ये हमारे समाज के लिए सही नहीं है। आप किसी भी राजनीतिक नेता के अगर पर्चा उठा के देख लो तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी केस में सम्मिलित होगा ही होगा और इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो आपके समक्ष प्रत्यक्ष है। कई नेता जेल जाते हैं और जेल से निकलते ही एक नए पार्टी बनाते हैं और पार्टी बना के जो है आम जनता उनको जिता भी देती है। ये बहुत ही बड़ा भारत के लिए विडंबना है। कहते हैं इससे अपराध जो है बढ़ता है और अपराध बढ़ने वाले के कारण हमारा समाज जो है तहस नहस होता है। कहते हैं जब व्यक्ति कुछ बन जाता है, चाहे वो अपराधी क्यों ना हो, तो माँ बाप का स्नेह भी उनको मिल जाता है और समाज भी उनको अपना लेता है, क्योंकि या तो डर से या सत्ता से। तो अपराधी किस्म का कहीं ना कहीं जड़ जो है गर है वो राजनीतिक ही है। जब तक राजनीतिक से ये गर खत्म नहीं होगा हमारे देश या विश्व से अपराध कभी भी खत्म नहीं होगा। इसी बात के लिए डेविस ने 1994 और 2004 के रिपोर्ट में कहते हैं कि 19वीं सदी के अंत में ब्रिटेन में अपराध दर में नाटकीय रूप से गिरावट आई। साथ ही नशीली दवाइयों और शराब का दुरुपयोग भी हुआ
और अभद्रता कम आम हो गई। विवेचन के ये सभी सूचकांक प्रथम विश्व युद्ध और 1955 के बीच काफ़ी स्थिर थे। जर्नल सी बात थी, अपराधी क्यों होगा जब पूरा विश्व ही प्रथम विश्व युद्ध में झोंक चुका था। कहते हैं अगर आपका मन जो है दूसरे गतिविधियों में कार्यरत हो जाएंगे तो आप अपराधी गतिविधियों में सम्मिलित नहीं होगे। जैसे मान लो कोई व्यक्ति जो है जॉब नहीं करता है, घर में बैठा हुआ है, तो अपराधी किस्म की गतिविधियों में वो भाग जरूर लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई व्यक्ति को जॉब मिल जाता है, काम करता है, तो सुबह उठता है, काम पे जाता है, शाम आता है, काम पे जाता है, फिर सुबह उठता है, फिर काम पे जाता है, यानी वो अपने कामों में अग्रसर रहेगा। तो सोचिए अपराध करने का समय उसको कब मिला? कभी नहीं मिला। तो देखा जाए तो आज राजनीतिक नेता को काम तो उनको आता नहीं है, सारे कार्य उसी प्रकार से होते हैं। आज रोड टूटी हुई है, रोडों की मरम्मत नहीं हो पा रही है, चारों तरफ पानी भरते रहते हैं, चारों तरफ अपराध है, आज ट्रैफिक रूल रेगुलेशन तोड़े जा रहे हैं। अगर इन सभी बातों को अगर सरकार ढंग से अगर कहते हैं अगर इन बातों को देखे तो हमारे देश से भी अपराध खत्म हो जाएगी। सभी व्यक्तियों को जॉब मिल जाए, काम में अग्रसर रहे तो अपराध करने का मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन राजनीतिक नेता भी आराम से घर में बैठे रहते हैं, ऑफिस जाते हैं, और ऑफिस भी इनके साल 2 साल में एक ही बार जो है दर्शन देते हैं ऑफिस में जाने का, क्योंकि इनके पास 5-5 विभाग जो होती है, जिनके कारण राजनीतिक नेताओं को अवसर ही मिल जाता है बहुत से अपराधी गतिविधियों में सम्मिलित होने के लिए। क्योंकि कहते हैं ना, खाली मन शैतान का घर। आज जितने भी अपराध हुए, जितना भी सांप्रदायिक दंगा फसाद भारत में हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसका लिंक जो है राजनीतिक नेताओं से जरूर रहा है। और ये तिरपान सेंटर यकीन के साथ कहता है, आप रिसर्च कीजिए, रिपोर्ट देखिए, कहीं ना किसी मंत्री का नाम उसमें दंगे फसाद में जरूर सम्मिलित होगा। तो वही बात है ना कि अगर भारत से इस तरह की गतिविधियां खत्म करना है तो सबको काम पे लगाना है। मंत्री से लेकर संतरी तक, संतरी से लेकर आम आदमी तक, सभी अपने कार्य में अगर संलग्न रहे तो देश में अपराधी जैसे कार्य कहीं भी नहीं होगा। 1955 के बाद 1847 से 1997 की अवधि में ये सभी विचलन का यू वक्र बनाने के लिए उठे। देखा जाए तो यू वर्क यानी ऊपर से अपराधी से फिर नीचे हुए, डाउन हुए, और फिर अपराधी का सम बढ़ गया। तो यानी यू शेप, यू तो समझते हो ना कि पहले ऊपर होता है, ऊपर से फिर नीचे आते डाउन होता है, और फिर ये ऊपर चला जाता है। तो कहते हुए आरंभिक बदलाव का श्रेय एक संस्कृति को अपनाने को देते हैं जिनमें This topic was till this. मान लिया गया We will do the next topic in the next part. If you like it, then please like, share, subscribe, and share the video as much as possible. Do not think, subscribe and save in your mobile. यही बात लिखी गई है कि किसी भी दूसरे को तकलीफ देना सबसे बड़ा तकलीफ ईश्वर को देने के बराबर है। तो यही बात यहाँ बताई गई है कि प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म की धारणाओं के मानने वाले लोग जो है हद तक जो है दूसरे की सहायता और मदद करने में विश्वास करते हैं, और ये विश्वास धर्म में निहित था। व्यक्ति और संपत्ति की रक्षा के लिए वह सामाजिक मानदंड जो 1955 से पहले कानून को सूचित करते थे, नीतिगत मानदंड बने हुए हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। यहाँ देखा जाए तो इसके अलावा यह अवधारणा कि लोग अनियंत्रित है और समाज संबंध में उन मानदंडों का उल्लंघन कर सकते हैं, केवल यही गिनती करके नहीं समझा जा सकता है कि कितने लोग सुनहरे नियम का पालन करते हैं। देखा जाए तो भारत में अगर अपराध हो रही है या विश्व में कहीं भी अपराध हो रही है तो कहीं ना कहीं जो है उन व्यक्तियों को डर नहीं है कानून का। और कानून का डर भी क्यों रहेगा? क्योंकि कानून तो उन्हीं के हाथ में होती है। आज देखिए, जिनके हाथ में कानून है वही अपराध कर रहे हैं, और जिनके हाथ में कानून नहीं है वो डरते हैं अपराध करने से। आज कहीं ना कहीं अपराध वही व्यक्ति कर रहे हैं जिनके साथ कानून का हाथ है, और कानून का जो है सर पे हाथ है, वही व्यक्ति जो है अपराधी किस्म की गतिविधियां कर रहे हैं। और ये सच्चाई है, ये वास्तविकता है, और ये सच है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये जो सामाजिक नियंत्रण टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, आप बने रहे तिरपान सेंटर के साथ, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। मुझे विश्वास है अगर एक भी बच्चों को ये बात समझ में आ जाती है और वो
अपराधी किस्म से पीछे हट जाते हैं, अपराध नहीं करते हैं, एक अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं, तो तिरपान स्टडी सेंटर का ये वीडियो बनाने का कार्य सफल हो जाएगा। क्योंकि पढ़ना लिखने का मतलब होता है समझदार बनना। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। शेयर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है और चाहते हो कि और वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो इसमें सोचना नहीं है दोस्तों, समझना नहीं है। तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में